हेलो एवरीवन। टाइटल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। हाँ भाई, हम यूट्यूब पे कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको पता भी है नेट, जेआरएफ, गेट, एनबीएचएम, चाहे ड्यू का कोई हाई लेवल का एग्जाम हो लाइक यूजी, पीजी या पीएचडी या एनी अदर एंट्रेंस फॉर पीएचडी, ये कितना इम्पोर्टेंट होता है। सबसे अच्छी बात इसकी है उसको ये होती है कि ये स्कोरिंग होता है। ठीक है, तो हम आज इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं यूट्यूब पे। मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा और जहां भी जिस पोर्शन से जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं उन्हें मैं डिस्कस करता चला जाऊंगा। ठीक है, मीन्स नेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, गेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं बात करूं टिफर पे या एनबीएचएम में उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, पार्ट वाइज मैं आपको कंप्लीटली सेपरेट करके इन सबको बताता रहूंगा। ठीक है, ओरिएंटेड रहेगा ये क्वेश्चंस पे, तो उसी के हिसाब से हम चलते रहेंगे। मैं मान के चलता हूँ कि थोड़ा थोड़ा आप बेसिक पढ़ के आए हो, ओबियस है, तभी हम हाई एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए मैं बात करता हूँ। फिर भी मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा और सबसे बेसिक में आता है, सबसे पहले आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। इंट्रोडक्शन आप जानते हो इजीली। जब मेरे पास कोई भी क्वेश्चंस होती है हम उसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सॉल्यूशन में भी रियल, जनरली हम रियल सॉल्यूशन की बात करते हैं। बट जब मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस इक्वल टू 0 और समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस ए और ए आपका कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, इस टाइप की इक्वेशन आई तो इसके सॉल्यूशन मुझे रियल में नहीं मिले थे। तो जब इसके रियल नहीं मिले तो तब जाके आयलर ने एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस किया था, नाम था आयटा, और वो सेटिस्फाई कर रहा था आयटा इक्वल टू -1। और तभी से जाके हमने कॉम्प्लेक्स की स्टार्टिंग की थी, तभी से जाके मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट किया था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जस्ट सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और जनरली इसे आप ऐसे भी डिनोट कर पाते हैं ऑर्डर पे में, और ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में होता है। ये इसका कार्टेशियन फॉर्म होता है और इसका एक्चुअली ज्योमेट्री रिप्रेजेंटेटिव की अगर मैं बात करूँ तो इसे पोलर फॉर्म में इसे हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में होता है। क्लियर ना, अब इसे थोड़ा सा हम पोलर फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। और समझना कि z इक्वल टू जेड पर एक्स प्लस का आयटा वाई था और x कॉमा वाई बिलोंग्स टू मान लेते हैं रियल नंबर से। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक्स वाई प्लेन में यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका पॉइंट है x कॉमा वाई, या सिंपली यू कैन राइट इट z। तो दिस इज हाइट y और दिस इज द x, और दिस द वेक्टर मान लेते हैं कि OP है, दिस द वेक्टर OP। ठीक है, ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, ये हाइट कितनी होगी, y होगी। फ्रॉम द डायग्राम वी इजीली चेक दैट कि y इक्वल टू क्या होगा, r cos थीटा होने वाला है, और y इक्वल टू क्या होने वाला है, r sin थीटा होने वाला है। ठीक है, ये दोनों की दोनों वैल्यू ले जाके हम इसमें पुट कर देते हैं। अगर ऐसा होगा तो z की वैल्यू क्या होगी, r cos थीटा प्लस का i r sin थीटा होने वाली है। ठीक है, और ये क्या होगा, cos थीटा प्लस का i sin थीटा होने वाला है। और वी नो वेरी वेल क्या कि e की पावर i थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा प्लस का i sin थीटा होने वाली है। ठीक है, इसी को ले जाके यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, r e की पावर i थीटा हो जाएगी। दिस द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कुछ यहाँ पे कंडीशंस आती है, उन्हें हम देख लेते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे दो चीजें नहीं आती है। फर्स्ट वन, दिस इज द आर मैंने यूज किया। आर है क्या, एक्चुअली आर है आपका ये होने वाला है, और आर के लिए क्या होगा, अगर ये मेरे पास x प्लस का आयटा वाई है तो आर है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड O। ओरिजिन O है तो ये आपका 0,0 होने वाला है। सो आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन z एंड 0 या P और O, तो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो मेरे पास दो टर्म्स यहाँ पे न्यू दिखने वाले, दो सिंबल मेरे पास न्यू आ रहे हैं, एक तो आर एक थीटा। आर तो मैंने आपको बता दिया, आर क्या, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट O। ठीक है, और एक नया आता है यहाँ पे थीटा। थीटा है क्या, उसकी भी हम बातें करने वाले हैं, क्योंकि
हमने जो जेड बनाया है इसमें आर और थीटा दोनों के दोनों आए हैं, तो ओबियस है ये हमें प्रॉपरली पता होना जरूरी है, ठीक है। तो इसी के लिए हम यहाँ पे आपको प्रॉपरली बताते हैं कि आर और थीटा होता क्या है। तो आर तुमने बता दिया है, तो फर्स्ट वन आर है क्या, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ओ, और सिंपली कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन। तो फर्स्ट वन आपका आने वाला है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और सेकंड थीटा, यहाँ पे थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस रेडियल वेक्टर ओपी। ये रेडियल वेक्टर आपका ओपी है, इन दोनों के बीच का एंगल है, और एंगल को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, रिलेट करना चाहते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड से, ठीक है। तो अब हम दो चीजें नए डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट आर एंड सेकंड वन इज थीटा, ठीक है। तो चलो वो भी हम रिलेट कर लेते हैं साथ ही साथ। तो फर्स्ट आपका आया क्या, यहाँ पे फर्स्ट हम डिस्कस करना चाहते हैं आर क्या है एक्चुअली, डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड जीरो, दैट इज मोड ऑफ जेड माइनस जीरो। और जनरली अगर मैं ऐसे लिखूं मोड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू, तो दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम जेड नॉट, क्लियर ना। तो व्हाट इज द आर, अगर ये लिखा है मोड ऑफ जेड इन दिस फिगर वी कैन सी इजीली कि जेड और जीरो के बीच के डिस्टेंस आर है, उसे रिप्रेजेंट करता हूं मोड ऑफ जेड माइनस जीरो और मोड ऑफ जेड, क्लियर ना। और यहाँ पे क्या है आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। और इन जनरली अगर मैं लिखा हूं मोड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट, इट मीन्स दिस इज द डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम जेड नोट। ये क्या होती है, डिस्टेंस होती है जेड की फ्रॉम जेड नोट, ठीक है। आगे हम इसकी और बात करने वाले हैं, ठीक है। एक तो आपका ये आ गया, एंड सेकंड वन है आपका थीटा। थीटा क्या है, सिंपली एंगल बिटवीन ओ एक्स या एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ पी, ठीक है। ये आप दोनों के बीच का एंगल है। और अब बात करते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड की। ये बेसिक सी चीजें हैं, अब आप बचपन से पढ़ते हैं, उसमें कुछ नया है नहीं, है ना। तो नया जब आएगा वो अब आने वाला है, वो क्या होता है आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड। और अगर मैं यहाँ पे देखूं, अब मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू देखना चाहता हूँ, थीटा की वैल्यू आने वाली क्या है, थीटा की वैल्यू आएगी क्या, थीटा एक्चुअली क्या है मेरे पास, क्योंकि एक्स इक्वल टू क्या था, आर कोस थीटा था, और वाई इक्वल टू क्या था, आर साइन थीटा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, y अपॉन एक्स। हाँ, tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, y अपॉन एक्स आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक है। डन, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन अपॉन, हाँ ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स। और दिस इज द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड रेडियल वेक्टर जीरो एंड P, ठीक है। ये इन दोनों के बीच का एंगल आने वाला है। और दिस टर्म डिफाइन कब डिफाइन होगा, देखो ना, tan इनवर्स ऑलवेज डिफाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो 0.0 कभी ना हो। बस एक केस में ऐसा होता है कि वो डिफाइन नहीं हो पाता, बाकी हमेशा वो मिल पाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो अगर tan थीटा, ये जो आपके टर्म्स आई है tan इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स, ये ऐसा ना बने किस फॉर्म का कि tan इनवर्स ऑफ 0.0 की फॉर्म ना बने, तो ये हमेशा डिफाइन हो पाता है। तो ठीक है ना, ये क्या है, एंगल है बिटवीन दिस वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। तो हम एक काम करते हैं, इसे ऐसे रख लेते हैं कि इसके लिए वो डिफाइन हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक काम कर लेते हैं क्या, कि इफ z इक्वल टू जीरो, देखना x की वैल्यू जीरो हो जाएगी और y की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ 0.0। भैया ये डिफाइन नहीं होता, तो दिस इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि एंगल थीटा ऑलवेज डिफाइन कब, इफ z नॉट इक्वल टू जीरो। तो जब भी हम पोलर फॉर्म बनाते हैं, जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के भी पोलर फॉर्म बनाते हैं, तो वहाँ पे ना z आपका नॉन जीरो लिया जाता है। रीजन यही है कि आप थीटा वहाँ पे डिफाइन नहीं कर पाते। तो ये तो होता है एंगल बिटवीन दिस एंड दिस वेक्टर। अब इसी को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ या रिलेट कर लेता हूँ आर्गूमेंट ऑफ जेड के। एक्चुअली
मैं लेने आना चाहता हूँ इस दो एंगल को, ये जो एंगल लिया है इसे मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ किससे, आर्गुमेंट ऑफ जेड से। तो चलिए मैं न्यू टर्म आपका डिफाइन करना चाहता हूँ आर्गुमेंट ऑफ जेड। एक चीज हम यहाँ देख लेंगे, इसी फिगर में हम आराम से देख लेते हैं, वो क्या है कि जब जब मैं यहाँ पे हूँ इस पॉइंट P पे, ये पॉइंट P है मेरे पास और ये एंगल क्या है मेरे पास, अल्फा मान लेते हैं, और ये क्या है, ओरिजिन O है। एक्चुअली ये एंगल है क्या, इन दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है, जस्ट ये एंगल है। और यहाँ पे हमने देखा था, ये थीटा ही रख लेते हैं, यहाँ पे हमने देखा था कि x की वैल्यू r कोस थीटा थी और y की वैल्यू r साइन थीटा थी, ठीक है। और यहाँ पे आपने z लिया था क्या, r e की पावर i थीटा। अब मैं डिफाइन करना चाहता हूँ आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ z। दो तरह के आर्गुमेंट हम पढ़ते हैं, एक तो आर्गुमेंट ऑफ z होता है और एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z होता है। एनी वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, कोई भी वैल्यू ले लो थीटा की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, x इक्वल टू आर कोस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा, वो क्या बनता है आपका आर्गुमेंट ऑफ z बनता है। सो एनी वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है। तो अब ये देखना कि मैं अगर इस पोजीशन पे हूं, इस पोजीशन पे हूं तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या, थीटा है, ठीक है। अगर मैं लौट के घूमना स्टार्ट किया और उस पोजीशन में वापस लौट के आ गया तो अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा थीटा प्लस का 2 पाई। ईमानदारी से बताना होगा नहीं होगा, ठीक है। और मैंने एक बार फिर से रोटेट किया और इसी पोजीशन पे वापस आ गया, अब 2 टाइम रोटेशन किया तो अब उसी पॉइंट पे आ गया, तो ये आ गया थीटा प्लस का 4 पाई, एंड डॉट डॉट वो चलता रहेगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ इस कॉम्प्लेक्स नंबर की, इस पोजीशन P की, तो इस पोजीशन P के लिए हम इन दोनों के बीच के इनफाइनाइट आर्गुमेंट देख पा रहे हैं। एक तो थीटा है ये विदाउट एनी रोटेशन, एक थीटा है, थीटा प्लस 2 पाई है विद 1 टाइम रोटेशन, और वो कैसा है आपका एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि एंगल एक्चुअली जो होता है रेडियल वेक्टर और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है उनके बीच का लिया जाता है। फिर से देखेंगे, अगर मैंने क्या लिया, इस पॉइंट पे आया और मैं यहाँ पे 1 टाइम करके नहीं 2 टाइम रोटेट, 1 टाइम रोटेट करके इस पॉइंट पे आया, तो अब जो एंगल बनने वाला है वो थीटा प्लस का 2 पाई होने वाला है। क्लियर ना। तो सिंपली माय मीनिंग इज दैट, मैं यही कहना चाहता हूँ, आई वांट टू से ओनली दैट कि जब जब जितने टाइम वो रोटेट करके उस पॉइंट पे वापस आएगा उतने टाइम ही उसमें आर्गुमेंट में उसके एंगल में 2 पाई ऐड होता चला जाएगा। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ ओबियस है तो 2 पाई ऐड हो जाएगा, अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ तो ओबियस है वो सबट्रैक्ट होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपली अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो एनी वैल्यू ऑफ थीटा, any value of theta which satisfy the equation 1 is called argument of z, ठीक है। कोई भी, और इसे थीटा भी सेटिस्फाई कर रहा है, थीटा प्लस 2 पाई भी सेटिस्फाई कर रहा है, थीटा प्लस 4 पाई भी सेटिस्फाई कर रहा है, थीटा प्लस 6 पाई भी सेटिस्फाई कर, एंड डॉट डॉट सारी वैल्यू से सेटिस्फाई कर पा रही है, ठीक है ना। और एक चीज़ देखेंगे, अगर मैं इसी इक्वेशन में थीटा को रिप्लेस कर दूँ थीटा प्लस 2 पाई से, 2n पाई से ही कर लो और n आपका इंटीजर्स है, तब भी वो एज इट इज आ जाएगा, बिकॉज कोस थीटा प्लस 2n पाई आल्सो कोस थीटा एंड कोसाइन थीटा प्लस 2n पाई आल्सो इक्वल टू साइन एन थीटा, तो हमेशा क्या आएगा, इक्वल ही आएगा, ठीक है ना। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है, इन दोनों के एंगल, इन दोनों, तो सिंपली आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, वो उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो आर्गुमेंट ऑफ जेड कहलाता है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस पोजीशन पे ये जो बीच का एंगल है वो यूनिक नहीं मिल पा रहा है, वो डिपेंड कर रहा है रोटेशन पे, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड भी आपका ऑब्वियस है यूनिक नहीं हो पाता, वो डिपेंड करता है आपका रोटेशन पे। अब ये डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम रोटेट को क्या है, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो क्या है या क्लॉकवाइज रोटेट होगा, इस सबको देखते हुए हम एग्जैक्टली आर्गुमेंट ऑफ जेड डिफाइन
कर पाते हैं। बट जनरली सिंपली हम कह लेते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है, वो एंगल वो वैल्यू वो एंगल जो इन दोनों के बीच क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड बोला जाता है। ठीक है ना। और इसी के बिहाफ पे हम डिस्कस कर लेते हैं क्या, इसी के बिहाफ पे हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट जेड। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड मेरा क्लियर है, उसमें बस हमने क्या करना था, केवल क्या बताना था, इन दोनों के बीच का एंगल जो होता है वो आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है। ठीक है, वो यूनिक नहीं होता ड्यू टू रोटेशन, हम जानते हैं जब जब वो रोटेट करता रहेगा उसी पॉइंट पर वापस लौट के आएगा, तो एंगल में 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई अकॉर्डिंग टू रोटेशन वो ऐड होता चला जाएगा और सबट्रैक्ट होता चला जाएगा अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐड होता चला जाएगा, क्लॉकवाइज है तो वो सबट्रैक्ट होता चला जाएगा। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू दिस वो मूव करता चला जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं दिस इज नॉट यूनिक, ये कहीं ना कहीं डिपेंड कर गया, किस पे डिपेंड कर गया, ये डिपेंड कर गया रोटेशन पे, कितने टाइम और प्लस डायरेक्शन, दो चीजें हम पे आके डिपेंड कर गई। फर्स्ट वन कितने टाइम और सेकंड वन क्या, सेकंड वन कितने टाइम की वो डायरेक्शन कौन सी है। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद आर्गुमेंट ऑफ जेड। नहीं, आर्गुमेंट ऑफ जेड तो डिस्कस कर चुके हैं, अब बात करेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये दोनों एक जैसे हैं, रिलेट करते हैं एक दूसरे से, एक के बिना दूसरा नहीं चलता। जब जब आर्गुमेंट ऑफ जेड आता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड की बात होती है, और जब जब प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड की बात होती है तो आर्गुमेंट जेड अपने आप पीछे पीछे चला आता है और ये आगे तक जाएगा। लॉगरिथम फंक्शन हम जब डिस्कस करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब डिस्कस करेंगे, इनका अच्छा खासा यूज होने वाला है। ठीक है,